तो पर डे हम लोग अब क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया था जेएसएससी जेई की एग्जामिनेशंस में, चाहे वो जो भी शिफ्ट हो 23 अक्टूबर वाली हो या जितने भी एग्जामिनेशंस अभी तक जेएसएससी के द्वारा जेई का हुआ है, सबका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चाहे ऑफलाइन एग्जामिनेशंस हो या फिर 2013, 14 या 15 में जो भी एग्जामिनेशंस हुआ था उसका भी हमने डिस्कस किया था। तो उसी टाइप से अभी जितनी भी शिफ्ट में एग्जामिनेशंस हुई थी जेएसएससी जेई की, तो उसके जितना भी क्वेश्चंस है, चाहे वो जनरल इंजीनियरिंग का हो या फिर ब्रांच पेपर हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का, सबका हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे ये बेनिफिट्स होगा कि आपके पास तो आप जिस शिफ्ट का एग्ज़ाम दिए थे, एग्जामिनेशंस अटेम्प्ट किए थे, सिर्फ उसी शिफ्ट का आपके पास होगा और आपने क्या होगा। लेकिन हम एक एक करके सारे शिफ्ट का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी बेनिफिट्स होगा, क्योंकि एग्ज़ाम थर्ड टाइम्स फिर से कंडक्ट कराया जा रहा है और उम्मीद है कि ऑनलाइन ही एग्जामिनेशंस कराया जाएगा। तो पूरा डिटेल्स में हम लोग एक एक करके हर एक शिफ्ट का करेंगे और 3-4 पार्ट में करेंगे, ताकि ज़्यादा हम लोग को बर्डन ना लगे। और 41 शिफ्ट का 3 पार्ट में हम लोग करेंगे। मीन्स पेपर 1 अगर जनरल इंजीनियरिंग है तो इसमें 120 क्वेश्चंस है, तो 40 क्वेश्चंस करेंगे। मीन्स एक शिफ्ट का पेपर 1 का 3 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हर एक पेपर में 3 लेक्चर होगा और 3 पार्ट होगा, जिसमें कि चाहे वो जनरल इंजीनियरिंग हो पेपर 1 या फिर ब्रांच पेपर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो भी हो सब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। और हमने लास्ट टाइम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो 2015 में एग्जामिनेशंस हुआ था या 14 में, जो भी उतना एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाला था और आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। 4 पार्ट में मैंने डाला था, 50-50% करके दोनों पेपर का। और इसके बाद मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का भी मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डाल दिया है, तो आप जा कर के देख लेना, या फिर लिंक आपको आइकॉन पे भी दे देंगे हम, आप आसानी से जा कर के देख सकते हो। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जनरल इंजीनियरिंग के साथ साथ जो ब्रांच पेपर का अब जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चन। तो ये 23 अक्टूबर को जो हुआ था जनरल इंजीनियरिंग का पेपर 1, तो उसी का हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं और 40 क्वेश्चंस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो को देखना एंड तक, ताकि आपका भी जो रिवीजन है वो हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग फिर 40-40 करके जब तक हर एक शिफ्ट का कंप्लीट ना हो जाएगा जनरल इंजीनियरिंग और ब्रांच पेपर, तब तक आप लोग देखते रहना। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि जो लोग भी न्यू एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, जैसे जेएसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अभी जो बाद में वैकेंसी आई थी 2022 में, उन लोगों के लिए भी बेनिफिट्स होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या माइनिंग हो, क्योंकि सब में जनरल इंजीनियरिंग पूछा जा रहा है, तो उन लोगों के लिए भी बेनिफिट्स होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बतला देना कि इंजीनियर माइंड चैनल जो है उस पर पूरा प्रीवियस ईयर अवेलेबल है। और जनरल इंजीनियरिंग का जो भी क्वेश्चंस है वो हमने बहुत सारा आपके लिए वीडियो लेक्चर में लाया था, आप जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोजेक्ट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड अप टू द टैप और टू प्रोजेक्ट ए पॉइंट ऑन द टैप डाउन टू द ग्राउंड। तो ऑप्शन है प्लम बॉब, रेंजिंग पॉल्स, वुडन पैक, चेन पिंस। पूछ रहा है कि अगर हम लोग पॉइंट को प्रोजेक्ट करना रहता है ग्राउंड पे तो हम लोग क्या यूज करते हैं, टैप डाउन जो करते हैं। जब हम लोग, आपने देखा होगा कि प्लेन टेबल जब हम लोग यूज करते थे
प्लेन टेबल सर्विंग में। शायद अगर आपका ब्रांच सिविल ना हो तो आपको आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो कि प्लेन टेबल जब हम लोग करते हैं तो प्लम्बोब और यूफोर्क यहाँ पर टेबल पे हम लोग रखते हैं और उसी से क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं। तो सेंटरिंग मतलब पॉइंटिंग जो होता है, तो पॉइंट हम लोग किससे करते हैं, प्लम्बोब से करते हैं। यहाँ पर अगर प्लम्बोब है तो ये हमारा क्या हुआ, पॉइंटिंग कहलाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया गया है, प्लम्बोब है, रेंजिंग पॉल्स है, वुडन पैग है, चेन पिंस है। तो यहाँ पर पॉइंटिंग के बारे में पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो प्लम्बोब होगा। इसका करेक्ट आंसर भी यही दिया गया है। तो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि प्रोजेक्ट ए पॉइंट, अगर एक पॉइंट का प्रोजेक्ट करना है ग्राउंड अप टू दी टैप और टू प्रोजेक्ट ए पॉइंट ऑन द टैप डाउन टू द ग्राउंड, तो हम लोग कैसे करेंगे। अगर ग्राउंड पे हम लोग पॉइंटिंग करना है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, अगर हम लोग कर रहे हैं पॉइंटिंग कर रहे हैं, डाउन दिया है और अप भी दिया हुआ, ग्राउंड अप ग्राउंड के ऊपर या ग्राउंड के नीचे, तो हम लोग कैसे करेंगे पॉइंटिंग, तो प्लम्बोब के थ्रू हम लोग करते हैं। और वही अगर प्लेन टेबलिंग में यूफोर्क की बात करें तो यूफोर्क और प्लम्बोब के साथ हम लोग क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं। लेकिन अगर लेवलिंग की बात करें प्लेन टेबल में, तो वो हम लोग कैसे करते हैं, स्पिरिट लेवल से करते हैं। तो उम्मीद है आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि आपके शिफ्ट में पूछा गया था 23rd को। अगर आप 23rd को एग्जाम अटेम्प्ट किए होंगे तो शायद आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द टाइप ऑफ एग्रीगेट सरफेस टेक्सचर कैरेक्टरिस्टिक्स कैरिड बाय प्यूमाइस एंड ट्रेस इज। तो क्वेश्चन पूछता है कि एग्रीगेट सरफेस जो होता है उसका टेक्सचर और कैरेक्टराइज जो कैरिड किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो हनी कम्ब एंड पोरस, प्यूमाइस एंड ट्रेस इज। तो जो प्यूमाइस एंड ट्रेस के द्वारा जो किया जाता है वो क्या होता है, हनी कम्ब एंड पोरस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ऑप्शंस तो बहुत सारा दिया हुआ है, ग्लास, क्रिस्टेलाइन एंड ग्रेनुलर। तो क्वेश्चन से एक बार फिर से आपको समझाते हैं। द टाइप ऑफ एग्रीगेट सरफेस टेक्सचर या कैरेक्टरिस्टिक्स कैरिड बाय प्यूमाइस एंड ट्रेस, जो एग्रीगेट का टाइप होता है, जो एग्रीगेट सरफेस का जो टाइप होता है वो टेक्सचर या कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो जो कैरिड करता है प्यूमाइस एंड ट्रेस, तो किसके द्वारा करता है, वो हनीकम्ब एंड पोरस के द्वारा करता है। वो हनीकम्ब एंड पोरस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, फिर आपको भी बोरिंग लगेगा, इसीलिए हम लोग बस थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं और फिर कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी हम लोग करें, 40 क्वेश्चंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट एंड द बॉटम एज ऑफ द बीम इज कॉल्ड। ऑप्शन है इन कवर, इफेक्टिव कवर, नॉमिनल कवर, क्लियर ऑफ कवर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि डिस्टेंस जो होगा बिटवीन सेंटर ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट एंड द बॉटम एज। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है डिस्टेंस किसके बीच में, टेंसाइल, सेंटर ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, जो टेंसाइल रिइंफोर्समेंट है उसका सेंटर और बॉटम एज जो है बीम का, उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कवर बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ अनफिनिश्ड बोल्ट्स। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है पहले हम लोग देखते हैं। इंड्यूस्ड टेंशन इज रिलेटिवली स्मॉल एंड अनप्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स जो है वो है प्रॉपर्टी मेड फ्रॉम हाई कार्बन स्टील। तो ये जो है मेड फ्रॉम हाई कार्बन स्टील जो है ये सही लग रहा है और यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जो है वो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 60 के ऐसा ये गलत है, यूज्ड इन लाइट स्ट्रक्चर्स ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये बी हो जाएगा। बाकी इसमें जो आंसर की दिया हुआ है तो कुछ कुछ गलत है, वो जैसे ही आएगा तो मैं आपको बतला दूंगा कि कौन सा गलत है और इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर है,
डिटरमाइन द डिस्टेंस फॉर विच द कंबाइंड करेक्शन रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर इज 5 mm। तो इसमें कर्वेचर करेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ आपको कर्वेचर करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूला आपको बतला देंगे और डिस्कस करेंगे। डिटरमाइन द डिस्टेंस फॉर विच द कंबाइंड करेक्शन रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर इज 5 mm। अगर यहाँ पर पूछ रहा है डिटरमाइन द डिस्टेंस फॉर विच द कंबाइंड करेक्शन इज 5 mm, जिसमें कि रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर आपको निकालना है। तो अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो फिर क्या निकालना है हम लोगों को। अच्छा, यहाँ पर डिटरमाइन द डिस्टेंस निकालना है और कंबाइंड करेक्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन द डिस्टेंस फॉर विच द कंबाइंड करेक्शन इज 5 mm, जिसमें कि रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंबाइंड करेक्शन दिया हुआ है और डिस्टेंस निकालना है। तो कंबाइंड करेक्शन का फॉर्मूला होता है, आप लिख लो, -0.0673D²। तो यही तो हम लोग को निकालना है, डी जो है ये निकालना है। ये आपका फॉर्मूला होता है कंबाइंड करेक्शन का। तो अगर ट्रू स्टाफ रीडिंग की हम लोग बात करें तो इसमें अगर ट्रू स्टाफ रीडिंग निकालना हो तो क्या होता है, इसमें ऑब्जर्व्ड स्टाफ रीडिंग माइनस कंबाइंड करेक्शन। तो ये आपका 0.0673D², इससे आपका निकल जाएगा। आप कैलकुलेट करना तो आपका जो आंसर आएगा वो 273 मीटर आ जाएगा। ये बिल्कुल एकदम बेसिक फॉर्मूला से दिया हुआ है और 0.0673 से आप निकालेंगे। कंबाइंड करेक्शन जो होता है सी इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला आप लिख सकते हैं -0.0673D²। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो डी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस निकालने बोल रहा है 273 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिविल पार्ट का जितना भी क्वेश्चंस होगा मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपको पूरा डिस्कस करके सॉल्व कर दूंगा, लेकिन बाकी जो होगा तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ बतला दूंगा। आइडेंटिफाई एलिमेंट फॉर एज शॉन इन द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास। तो इसमें से पूछा गया है आइडेंटिफाई एलिमेंट फॉर, तो फोर जो है चौथा, ये पूछ रहा है इसमें कि चौथा जो एलिमेंट्स है यहाँ पर इस जगह में आप देख सकते हैं चौथा जो है तो वो क्या है। तो ऑप्शन है मिरर, स्प्रिंग, पाइवोट, प्रिज्म। तो पाइवोटेड ट्यूब जो होता है वो किस में होता है, प्रिज्मेटिक कंपास में। तो यहाँ पर आप 4 नंबर जो है इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है तो वो पाइवोट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन। ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ मार्शी लैंड, डैम्पनेस इन विदर, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, लॉस ऑफ वैल्यूएबल लैंड। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन। कौन सा नीचे जो दिया गया है उसमें कौन सा इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन नहीं है, कौन सा नहीं है, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। अगर वाटर टेबल नीचे चला जाए तो इरिगेशन पे कोई डिफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इरिगेशन जो किया जाता है वो बाहर से किया जाता है, वो आर्टिफिशियल क्या है, सप्लाइंग ऑफ वाटर टू दी क्रॉप्स। इरिगेशन किसको बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू दी क्रॉप्स। तो अगर हम लोग आर्टिफिशियल सप्लाई करते हैं क्रॉप्स को या फिर लैंड को तो उसमें क्या होगा, अगर वाटर टेबल नीचे भी चला जाता है तो ज़्यादा इफेक्ट इल इफेक्ट नहीं होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन। अगर लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग इरिगेशन बाहर से करते हैं किसी भी क्रॉप्स को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
For residential plot area from 500 to 1000 meter square, what is the minimum area to be observed for parking? तो इसका ऑप्शन है 3/4 ऑफ द ओपन एरिया, 1/8 ऑफ द ओपन एरिया, 1/2 ऑफ द ओपन एरिया, 1/4 ऑफ द ओपन एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, 1/4 ऑफ द ओपन एरिया। अगर जितना भी एरिया हम लोग लेते हैं उसका 1/4 जो एरिया होता है वो रेसिडेंशियल प्लॉट के लिए मिनिमम हो जाता है पार्किंग करने के लिए, और वो सफिशियंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1/4 ऑफ द ओपन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ 100 mm इज सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम शियर फोर्स ऑफ 60 kN। द कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन इज 4 N पर mm²। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द बीम? तो ऑप्शंस दिया हुआ है 150 mm, 200 mm, 225 mm एंड 100 mm। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो थोड़ा लेंथी हो जाता है। बाकी फॉर्मूला मैं बतला देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा WL²/8, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका 25 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द मेन रिक्वायरमेंट्स फॉर द सक्सेस ऑफ वेल इरीगेशन? ऑप्शन है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड डिमांड फॉर इरीगेशन थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट ऑप्शन है, absence of suitable aquifer which can yield good quality water in sufficient quantity. Next option है, suitable configuration of command area with the highest ground around the center of the command area. Availability of energy preferably electric power for pumps। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, absence of a suitable aquifer which can yield good quality water in sufficient quantity। जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस देखते जाएंगे किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया और इसका आंसर देखते जाएंगे। वाइट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग नीड्स हायर फायरिंग टेम्परेचर अप टू 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 1650 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी, क्योंकि 1200 से 1600 डिग्री के बीच में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1650 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द एक्सिस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी एंड ए वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द न्यू सेंटर ऑफ buoyancy obtained when the floating body is slightly tilted or it undergoes a small angular displacement or angle of heel theta is known as। ऑप्शंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ buoyancy, सेंट्रॉइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटा सेंटर। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एक दिन में कवर करें, लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा क्वेश्चंस कम करना पड़ेगा, 30 क्वेश्चंस ही करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें से 30 क्वेश्चंस ही करेंगे और एक एक करके अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द achieved degree of compaction in the laboratory? ऑप्शन है, वाटर कंटेंट, कंपैक्टिव इफोर्ट, टेम्परेचर, प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपैक्टिव एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पंपिंग सेट विथ ए मोटर हैज बीन इंस्टॉल्ड इन ए बिल्डिंग एट ए कॉस्ट ऑफ 2500 means 2500, assuming the life of the pump is 15 years. Find the annual installment of the sinking fund required to be deposited to accumulate the whole amount of 4% compound interest। तो ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 125 हो जाएगा। डिटेल्स में हम लोग करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा और लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम लोग बस इसका आंसर सॉल्व करते जा रहे हैं और क्वेश्चन देखते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंट्स आर एसेंशियली ए
dispersion of rubber like resin, polystyrene, and polyvinyl acetate in water and are prepared by grinding suitable pigments, titanium oxide in an emulsion of water and film forming driver, example कोबाल्ट एंड मैग्नीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक इमल्सन पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द लेंथ ऑफ ए रेल। तो इसका जो ऑप्शन है हैवी एक्सटर्नल थर्मल स्ट्रेसेस इन लॉन्ग रेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैवी एक्सटर्नल थर्मल स्ट्रेसेस इन लॉन्ग रेल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज टेकन एज ए रिडक्शन ऑफ द नेट एरिया टू अकाउंट फॉर स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट हॉल्स एंड शियर लेग इफेक्ट्स वेयर नॉट ऑल द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू ट्रांसमिट द लोड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इफेक्टिव नेट एरिया। उम्मीद है हम लोग 40 क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, तो हम लोग 20 क्वेश्चंस में ही इसको स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल बी पोजीशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट एबव द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इज एन less than equal to NC and steel is fully stressed and concrete is under stressed। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। अगर न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से बिलो रहता है तो वो अंडर रिइंफोर्स्ड होता है, और अगर न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो एबव न्यूट्रल क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है तो वो ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन कहलाता है। तो ये सब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, तो इसीलिए ये सब क्वेश्चंस उम्मीद है आपने कभी गलत नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ। ये सबको पता होता है कि 20 to 30% होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर अर्थ वर्क एक्सकवेशन वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर मीटर क्यूब, क्योंकि जो हम लोग एक्सकवेशन करते हैं वर्क का तो मीटर क्यूब में करते हैं। ये क्वेश्चन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का है, और आप लोग अगर सिविल से हैं तो सॉइल मैकेनिक्स भी पढ़ा होगा कि एक्सकवेशन जो करते हैं हम लोग फाउंडेशन का कहीं पर भी तो उसका मीटर क्यूब में करते हैं। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन ही करते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग डेली कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके साथ साथ जो है वो डिस्कस करके और पूरा डिस्क्राइब भी करेंगे इसको, और सॉल्व करके भी कोशिश करेंगे कि हम लोग पूरा आंसर इसका सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारा लेक्चर्स समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। तो डेली हम लोग इसी तरह से करेंगे सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।